ऑलराइट होमीज, द बिगनिंग आफ्टर द एंड के तीसरे पार्ट में सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा बेरन और आर्ट के बीच में खतरनाक लेवल की दुश्मनी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ ल्यूकस को मारने और उसे टॉर्चर करने के चक्कर में आर्ट को जेल हो जाती है और आर्ट को जिस जगह पर बंद करके रखा गया होता है वहीं पर बाजू में मौजूद होती है डायरेक्टर सिंथिया। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट और डायरेक्टर के बीच में काफी सारी बातचीत हो चुकी है। आर्ट अपने मन में कहता है डायरेक्टर सिंथिया ने बताया कि वो काफी दिनों से यहीं पर बंद है और मैं अपनी साइड से डायरेक्टर सिंथिया को सब कुछ ही बता चुका हूँ कि एकेडमी के साथ क्या हुआ है। लेकिन एक बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आई है कि आखिर काउंसिल ने डायरेक्टर सिंथिया को बंद करके क्यों रखा है। डायरेक्टर कहती है कुछ ही बातें थी जिन्हें कि मैं कंफर्म करना चाहती थी और अब मुझे सब कुछ ही समझ में आ गया है। जो कुछ भी ये हो रहा है ये होना ही था, लेकिन काफी जल्दी हो रहा है। वो लोग अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। आर्ट कहता है आप क्या कहना चाहती है और आखिर वो कौन लोग हैं। डायरेक्टर इस बात का कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए आर्ट कहता है मुझे लगता है मैं भी समझ पा रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ काश वो गलत हो। डायरेक्टर कहती है आर्थर मुझे माफ करना, क्योंकि जो कुछ भी मैं जानती हूँ वो तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे चुप रहने के लिए कहा गया है और मैं मजबूर हूँ। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर सिंथिया को कोई ना कोई डीप बात पता है जो कि वो आर्थर को नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने आर्थर को एक बात बताई होती है। वो बात यह है कि काउंसिल किसी बात को लेकर अपने आप को बचाने के लिए सारे के सारे गुनाह डायरेक्टर सिंथिया के ऊपर डालने वाली है। एकेडमी के ऊपर ड्रेनिव ने जो हमला किया था उसका इल्जाम भी डायरेक्टर के सिर पे आएगा। डायरेक्टर कहती है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं मैजिक और ताकत किसी भी तरीके से इस बात का सामना नहीं कर सकती हूँ। डायरेक्टर की बातें सुनकर आर्थर को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद भी बेबस है। वो ना तो खुद को बचा सकता है ना ही डायरेक्टर को। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है डायरेक्टर ने काउंसिल का नाम लिया है और काउंसिल में एल्फ किंग और क्वीन भी आते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छे हैं। अब दोस्तों कोई भी ये मत कहना कि वो दोनों भी बुरी साइड पर है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन दोनों पे भरोसा है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं ह्यूमन किंग को जो कि एक जगह पर बैठे बैठे पी रहे होते हैं। इतने में ही चिल्लाते हुए मोटा भैंसा यहाँ पर आ जाता है और कहता है ग्लाइडर ये क्या है, अपने बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था ना। ह्यूमन किंग कहते हैं डोसेड मुझे एग्रीमेंट का अच्छे से पता है, चिंता मत करो, मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे ही साथ है। लेकिन जो बातें तुम उस लड़के के खिलाफ कह रहे हो, उस लड़के के खिलाफ जिसने की फ्यूचर जनरेशन को बचाया है, साथ ही साथ मेरे बच्चों को भी, इस बात में तुम मुझे तुम्हारी साइड में मत मानो। मोटा चिल्लाकर कहता है तुम किस जनरेशन की बात कर रहे हो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कोई फ्यूचर जनरेशन बचेगी ही नहीं। अगर हमें इस कॉन्टिनेंट का फ्यूचर देखना है तो ऐसे में आर्थर और उसके बॉन्ड को उसके पास जाना ही होगा। ह्यूमन किंग कहते हैं मुझे भी इस बात का अच्छे से पता है कि दाव पे क्या लगा है। तुम्हें भी इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि अपन लोग अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को धोखा दे रहे हैं। मोटा कहता है इसमें धोखे की कौन सी बात है, ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। यहाँ पर कोई बचेगा ही नहीं जिसे कि अपन लोगों ने धोखा दिया हो। अपन लोग सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि अपने लिए क्या जरूरी है, इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। ह्यूमन किंग कहते हैं तुम चाहो कुछ भी कह लो, लेकिन इसका मतलब तो यही निकल रहा है अपन खुद को बचाने के लिए अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। मोटा कहता है मुझे तो सब बढ़िया लग रहा है, अपन लोग जिंदा रहेंगे और उसके ही कॉन्टिनेंट में रहकर उसकी सेवा करेंगे। ह्यूमन किंग कहते हैं और अपने लोगों का क्या पता नहीं, वो डार्व और सेपन के साथ क्या करेगा और एल्नोर के साथ क्या होगा। हाथी का बच्चा कहता है वो एल्फ तो हमेशा ही सही रास्ते पर चलते रहते हैं, उन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि एक असली लीडर होने का मतलब क्या होता है। ग्लाइडर जरा सोच के देखो, जब वो यहाँ पर आएगा वो अपने साथ कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और चीजें लेकर आएगा। अमरता
ताकत और दौलत, इतनी दौलत जो कि कभी खत्म ही ना हो। इतने में ही ह्यूमन किंग गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, बस बहुत हो गया है, कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं उसकी बात सिर्फ मेरी फैमिली के कारण से मान रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो कि लालच के कारण से मान रहा है। क्या तुमने एक बार भी इस बारे में सोचा है कि जब वो यहाँ पर आ जाएगा वो तुम्हारे लोगों के साथ क्या करेगा? इसके अलावा मेरी वाइफ का प्यार बच्चों के कंपैरिजन में किंगडम के लिए ज्यादा है, उसे किंगडम की ज्यादा चिंता हो रही है। और जिस तरीके से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं ग्लाइडर ब्लड को आगे बढ़ाऊं। काश जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इस बात को लेकर मेरे पूर्वज मुझे माफ कर दे। ये सब देखते हुए मोटा यहाँ से चला जाता है और ह्यूमन किंग परेशान होकर काफी सारी बातें अपने मन में सोचने लग जाते हैं, जिससे कि अपन को ये पता चलता है ह्यूमन किंग डिकेथिन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनना चाहते थे, जिससे कि उनके पूर्वजों को उनके ऊपर प्राउड फील हो। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी किंग रेड स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए थे, जिस कारण से उन्हें अपनी वाइफ यहाँ तक कि बच्चों से भी थोड़ी थोड़ी जलन होने लग गई थी। ह्यूमन किंग के फादर यानी कि पुराने किंग ताकत के लिए एकदम अंधे हो चुके थे, लेकिन ह्यूमन किंग को शुरुआत से ही पता था कि उन्हें ताकत की जरूरत क्यों है। ह्यूमन किंग ताकतवर इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि वो शांति को मेंटेन रखना चाहते थे, ताकि वो अपने लोगों और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसी कारण से ह्यूमन किंग ने अपने फादर को जान से मार दिया था, क्योंकि वो बुरे बन चुके थे। यही सब बातें सोच सोच कर ह्यूमन किंग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। ह्यूमन किंग फ्रस्ट्रेट होकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, बच्चे मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी कुर्बानी जरूरी है इस कॉन्टिनेंट और मेरे भले के लिए। दोस्तों, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं ह्यूमन किंग भी गलत साइड पर है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं ये ड्वार्फ किंग जितना बुरा नहीं है। ह्यूमन किंग के पास एक जेन्युइन रीजन है, ये सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। हालांकि ये बात भी पूरी गलत है कि खुद की फैमिली के लिए अपने लोगों को धोखा दे देना, लेकिन ह्यूमन किंग को शायद से बहुत अच्छे से अंदाजा है कि जो इनका आने वाला दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके खिलाफ में ये कुछ नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं आर्ट का एक डरावना सपना चल रहा होता है। आर्ट किसी डरावने किले की दीवार को चढ़ रहा होता है, जहां पर वो देखता है अपनी फैमिली की मुंडिया जो कि खतरनाक तरीके से एक जगह पर टंगी हुई है। आर्ट ये नजारा देखकर काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। इस कारण से आर्ट की नींद खुल जाती है। जैसे ही आर्ट की नींद खुलती है, अपन देखते हैं यहाँ पर लांस आया आ जाती है, जो कि गुप्त तरीके से आर्ट को एक लेटर दे देती है। आया इस लेटर को देकर यहाँ से चली जाती है, जो कि भेजा होता है एल्फ किंग ने, और इस लेटर के अंदर लिखा होता है एल्फ किंग ने जो भी बातें हुई थी ड्वार्फ और ह्यूमन किंग के बीच में उन्हें सुन लिया है। आर्ट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अकेडमी के साथ जो भी हुआ है उसका पूरा इल्जाम बहुत ही जल्द डायरेक्टर सिंथिया के सिर पर आने वाला है। साथ ही साथ वो लोग आर्थर को किसी बंदे को सौंपने वाले हैं। एल्फ किंग ने एक और काम किया है कि उन्होंने आर्ट की पूरी फैमिली को सेफ जगह पर पहुंचा दिया है, और वो जगह है रिनिया का घर। लेटर के आखिरी में लिखा होता है, आर्थर मुझे माफ करना, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा भरोसेमंद आल्डविन। दोस्तों, भले ही सिचुएशन कैसी भी आ रही हो, लेकिन एक बात तो है, इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर ऐसा एक भी एल्फ नहीं है जो कि बुरा इंसान है। सीरीज के स्टार्टिंग में अपन लोगों ने फेरिड को देखा था, जो कि लग रहा था कि ये बुरा इंसान है, लेकिन दोस्तों फेरिड उतना ही अच्छा बंदा निकला। पूरा का पूरा जो एल्फ किंगडम है, उन लोगों के लिए मेरी रिस्पेक्ट दिल से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही आर्ट इस लेटर को पूरा पढ़ लेता है, अपन देखते हैं यहाँ पर बेरन आ जाता है आर्ट को लेने के लिए। बेरन और आर्ट काउंसिल के बाहर वेट कर रहे होते हैं अंदर जाने के लिए। तभी बेरन कहता है, मैं इस बात का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ,
जैसे तुम्हें जेल होगी तुम्हारी फैमिली का भी मैं वैसा ही असर करूंगा जैसा कि तुमने मेरे भाई का किया है। आर्ट कहता है सच में क्या तुम एक 13 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर रहे हो। बैरन गुस्से में आर्ट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आर्ट कहता है वाओ, लांस बैरन मासूम फैमिलीज को धमका रहा है अपने घटिया भाई का बदला लेने के लिए। वो तुम्हारा भाई ही था जिसने खुद की मर्जी से गलत रास्ता चुना और कई सारे बेकसूर बच्चों की जान ले ली। ऐसा सुनकर बैरन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट को जोर से जमीन पर पटक देता है और इतने में ही काउंसिल हॉल का गेट खुल जाता है। अंदर की साइड से आवाज आती है कि डायरेक्टर सिंथिया की कोई भी बात नहीं सुनी गई होती है और उन्हें सभी लोगों के सामने जान से मारने की सजा मिली है। जैसे डायरेक्टर सिंथिया यहाँ से क्रॉस होती है आर्थर के पास कुछ भी नहीं होता कहने और सुनने के लिए। इसके बाद आर्ट का नंबर आता है और मोटा भैंसा कहता है तुमने जो किया था वो अच्छे कारण से किया था, इसीलिए तुम्हें ज्यादा सजा नहीं दी जा रही है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब कभी भी मेज नहीं बन सकते और जब तक अगला नोटिस नहीं आता तुम्हें जेल में बंद रखा जाएगा। आर्ट को पता होता है कि ये लोग बहुत जल्द आर्ट को किसी बंदे को सौंपने वाले हैं, लेकिन फिर भी आर्ट कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे बॉन्ड का क्या होगा। आर्ट जैसे ही इतना कहता है अपन देखते हैं मोटी भैंस अपने खूंटे से छूट जाती है और चिल्लाकर कहती है काउंसिल पहले से ही तुम पर मेहरबान है, इसके बावजूद भी तुम ज्यादा की डिमांड कर रहे हो। एल्फ किंग कहते हैं आर्थर तुम मेज नहीं बन सकते, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने बॉन्ड को भी नहीं रख सकते हो। इतने में ही भैंसे का बच्चा बड़े प्यार से कहता है लड़के तुम चिंता मत करो, काउंसिल को बहुत अच्छे से पता है कि उस तरीके का क्रीचर कितना ज्यादा स्पेशल है, उसे बहुत ही अच्छे से सही हाथों में रखा जाएगा। ऐसा कहते हुए आर्थर को दोबारा से जेल में बंद कर दिया जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, ग्रे सैंडर्स बहुत ही खुशी खुशी व्रिट्रा का साथ दे रहे हैं। जैसे ही आर्ट अपनी जेल में वापस पहुंच जाता है भाई साहब अपन लोग देखते हैं यहाँ पर असुरा पहले से ही मौजूद होता है। वैसे दोस्तों असुरा पर्टिकुलरली एक क्लेन है किसी प्रजाति की तरह। अगर इस बंदे का पर्टिकुलर नाम देखा जाए तो वो है विंडसम। दोस्तों विंडसम एक अकेला बंदा है जो कि फिलहाल की सिचुएशन में आर्थर के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। अपन लोग देखते हैं विंडसम के हाथों में सिल्वी भी होती है। सिल्वी को वेरे ने किसी जगह पर बंद करके रखा था, लेकिन विंडसम सिल्वी को ले आया है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है भैंसे और भैंस के ऊपर जो कि वाइन पीते हुए बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। भैंसा कहता है ग्लोडेरा एक बार सोच के देखो, उसने अपन लोगों को चुना है अपने लोगों के साथ इस कॉन्टिनेंट को रूल करने के लिए। ये दौर बहुत ही जल्द बदलने वाला है, कितनी बेहतरीन बात है ये। भैंस कहती है डियर क्या वो बंदा सचमुच में इतना ज्यादा ताकतवर है। भैंसा कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने अपने टाइम में बहुत सारे खतरनाक मानवीस्ट का सामना किया है और कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन उस शख्स के सामने जितना डर मुझे लगा था उतना डर मुझे जिंदगी में किसी के भी सामने नहीं लगा था। जब मैं उससे पहली बार मिला था मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं किसी गॉड से मिल रहा हूँ। उसने अभी तक उसके उद्देश्य को हासिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने अपन को चुना है। ये कितनी बेहतरीन बात है। आल्डविन और ब्लेन दोनों ही बकवास करते रहते हैं कि अपन किंग्स अपन लोगों में कमी है इस कॉन्टिनेंट को संभालने के लिए। एक समय पर मैं उन दोनों से ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हुए भैंसा एकदम से ही चुप हो जाता है। भैंसा अपने मन में कहता है अरे हाँ, इसे तो उस बारे में नहीं पता है। एक घटना के कारण से मुझे रुकना पड़ा था, नहीं तो मैं आज ऑरेंज कोर से भी आगे होता। मेरा माना कोर परमानेंटली डैमेज हो गया क्योंकि एक घटिया मेज ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, और वो भी सिर्फ इतनी सी बात को लेकर कि उसने मुझे उसकी वाइफ के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। टॉर्चर करना और उन्हें जान से मार देना
इतना भी काफी नहीं था इस बात के लिए जो कि उन्होंने मेरे साथ किया। दोस्तों जो इस भैंसे ने अभी अभी कहा है उस बात को लेकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भैंसा किसी लेडी के साथ जबरदस्ती गलत हरकत कर रहा था और उसके हस्बैंड ने इसके मानाकोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो कपल कोई और नहीं बल्कि एलिजा के मदर फादर निकले, क्योंकि एलिजा भी ड्वार्फ किंगडम में ही था और ये मोटा भी एक ड्वार्फ है। भैंस कहती है, ओ डियर, क्या तुम्हें पता है अपने लोग तुम्हें कितना ज्यादा मानते हैं? भैंसा कहता है, हाँ बिल्कुल, उन्हें मेरा आदेश मानना पड़ता है। अगर 2 लांस मेरे कंट्रोल में ना होते तो ऐसे में वो लोग मेरे खिलाफ बगावत करते और मुझे राजगद्दी से हटा देते। भैंस कहती है, अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो अपने पास ताकत है लांसेस की कि अपन किसी को भी जान से मरवा सकते हैं। ऐसा कहते हुए ये लोग फिर से जश्न मनाने लग जाते हैं कि इन लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, धन दौलत, अमरता, ताकत। भैंसा एकदम लास्ट में कहता है, और हाँ, फर्टिलिटी भी। ऐसा कहते हुए ये भैंसा और भैंस, भाई बुढ़ापे में तो शांति पकड़ लो, ये दोनों यहाँ पर अपना क्रियाक्रम शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इन दोनों के पास फर्टिलिटी भी नहीं होती, इसी कारण से इनके पास कोई बच्चा या बच्ची नहीं है। जैसे ये लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं, भाई साहब यहाँ पर एक खतरनाक बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि इनके सारे गार्ड्स को मारते हुए आ रहा होता है। भैंसा चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? क्या तुम्हें पता है मैं हूँ कौन? यह बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसी गंदगी हो जिसे कि मुझे साफ करने के लिए कहा गया है। भाई कौन है ये बंदा? इस बंदे की बात मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी लगी है कि नाचने का मन हो रहा है। जैसे ये बंदा अपना अटैक रेडी करता है और इन दोनों के ऊपर मारता है, अपन देखते हैं ऑल्फ्रेड आ जाता है और इन दोनों भैंस को बचा लेता है। सामने वाला खतरनाक बंदा कहता है, बिना किसी कारण के मैं किसी को नहीं मारना चाहता, मैं सिर्फ ग्रे सैंडर्स को मारने के लिए आया हूँ। ऐसा सुनते ही ऑल्फ्रेड अपने मैग्मा सोल्जर्स बना लेता है और इस बंदे पे हमला कर देता है, लेकिन ये बंदा सिर्फ हल्का सा अपना हाथ आगे करता है और ऑल्फ्रेड के सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। यह देखते हुए ऑल्फ्रेड अपने आप को एक पावरफुल आर्मर से कवर कर लेता है और उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। भैंसा और भैंस ये देखकर खुश हो जाते हैं कि अब सामने वाले बंदे का खेल खत्म है, लेकिन ये सामने वाला बंदा एक पावरफुल शील्ड का इस्तेमाल करता है जिससे कि ऑल्फ्रेड उड़ के पीछे चला जाता है और ढेर हो जाता है। यह बंदा कहता है, एक लेसर बीइंग होने के हिसाब से तुम्हारी स्किल्स लाजवाब है, तुम्हारी स्किल्स फ्यूचर में इस कॉन्टिनेंट का भला करेगी, लेकिन अभी नहीं। ऐसा कहते हुए ये बंदा एक और बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। इस कारण से ऑल्फ्रेड बेहोश हो जाता है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर ड्वार्फ किंगडम की दूसरी लांस भी आ जाती है। ये लांस एक वेपन की मदद से पावरफुल हमला करती है, लेकिन ये बंदा इससे भी बच जाता है। नई वाली इस लांस का नाम होता है मीका, जो कि कहती है, मीका को माफ करना, मीका थोड़ी सी लेट हो गई, मीका इस घुसपैठिए को संभाल लेगी, मीका के वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहते हुए मीका इस बंदे के ऊपर एक और तगड़ा हमला कर देती है, लेकिन ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा इस हमले से भी बच जाता है और कहता है, तुम्हारा ग्रेविटी कंट्रोल तो लाजवाब है। मीका ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, आखिर इतनी आसानी से ये मूव कैसे कर पा रहा है। इसकी बॉडी का वेट फिलहाल में 4000 किलो से भी ज्यादा हो चुका है। ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है, क्या यही तुम्हारी लिमिट्स है? ऐसा सुनते ही मीका अपने वेपन को और भी बड़ा कर लेती है और कहती है, मीका की कोई लिमिट नहीं है, और एक पावरफुल हमला कर देती है। लेकिन बीच में ही ब्लैक ड्रेस वाला बंदा सिर्फ एक उंगली की मदद से मीका को भी पूरी तरीके से ढेर कर देता है। यह देखते हुए भैंसा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी भैंस चिल्लाकर कहती है, मेरे हस्बैंड बहुत जल्द एक पावरफुल डीईटी से मिलने वाले हैं, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। इतने में ही भैंसा खुद का और अपनी वाइफ का सर जमीन पे लगा देता है और इस बंदे के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है जिंदा बचने के लिए। यह बंदा कहता है, कोई भी डीईटी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ असुरा एग्जिस्ट करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ एग्रोना ने खुद के लिए बहुत ही बेकार प्यादे चुने हैं।
ऐसा सुनते ही भैंसा गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लग जाता है जिंदा रहने के लिए। असुरा कहता है ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो अपने दोनों लांसेस को अपनी ओत से मुक्त कर दो। भैंसा बहुत ही ज्यादा डरा होता है और उसकी जान दांव पर लगी होती है, इसी कारण से वो अपने दोनों लांसेस को फ्री कर देता है। जैसे ही भैंसा दोनों लांसेस को अपनी ओत से आजाद करता है, अपन देखते हैं ये असुरा भैंसे और भैंस दोनों को ही जान से मार देता है। भाई साहब दोस्तों, इस पूरी की पूरी सीरीज में ये मेरा सेकेंड सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट नंबर पे ल्यूकस मरा था वो चैप्टर और सेकेंड पे ये वाला। भाई ये असुरा बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है, इसने 2 लांसेस को सिर्फ 2 सेकंड में ही निपटा दिया। जरूर से विंसन भी इतना ही पावरफुल असुरा है और इन लोगों के बारे में जानने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों रही बात इस भैंसे और भैंस की जोड़ी की, दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम लोगों को भी इस बंदे के खिलाफ नफरत हुई है मेरे एक्सप्लेनेशन के कारण से, लेकिन जब मैं खुद से इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली ड्वार्फ किंग और क्वीन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नफरत हो चुकी थी। डेफिनेटली ये दोनों बंदे ऐसी या फिर इससे भी बेकार मौत को डिजर्व करते थे। खैर दोस्तों, अब आने वाले वीडियोस में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सारे भाई लोग याद से कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से ही मोटिवेशन बना रहता है वीडियो बनाने का। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।